बच्चों को किताबें थमाएं। कहानियां सुनाकर बच्चों का मन बहलाने की परंपरा मानव सभ्यता का पुराना इतिहास है। नन्हे बच्चों को माँ की लोरियां काफी हैं, लेकिन बढ़ते बच्चों की कल्पनाशीलता को थोड़ा बड़ा आकाश चाहिए। उनकी यह जरूरत पूरी करने के लिए घर के बड़े बूढ़ों ने किस्सों कहानियों का सहारा लिया होगा। इन किस्सों में आरंभ में उनके व्यक्तिगत और सामाजिक अनुभव शामिल रहे होंगे। समय के साथ धीरे धीरे उनमें उनकी कल्पनाशीलता भी शामिल होती गई। किस्सों में रोमांच पैदा करने के लिए कालांतर में इनमें राजा रानी, जादूगर, राक्षस, जिन्नात, भूत प्रेत, देवदूत और परियां जुड़ती चली गईं। कहने के शैली में बदलाव आए। किस्सागोई की इस कला ने बच्चों की कल्पना शक्ति को भी पंख और परवाज बख्शे। उनमें अपनी भाषा और साहित्य के प्रति अभिरुचि पैदा करने की यह पहली कोशिश थी। किस्सों के प्रति आकर्षण दुनिया भर के बच्चों में कमोबेश एक जैसा ही रहा है। पिछले कुछ दशकों में बच्चों की जिंदगी में मोबाइल फोन, टीवी, वीडियो गेम के बढ़ते दखल के साथ बच्चों में मौखिक किस्सों के प्रति आकर्षण बहुत कम हुआ है। अब मन बहलाने के लिए उन्हें श्रव्य नहीं, दृश्य कहानियां चाहिए। गांवों के बच्चों के बीच वाचिक किस्सागोई का जादू थोड़ा बरकरार है, लेकिन वहां भी संकट किस्से सुनाने वाले लोगों का है। जीवन की जटिलताओं और आपाधापी में लोगों के पास न बच्चों को देने के लिए पर्याप्त समय है और न कहानियां सुनाने का धैर्य। नतीजा यह हुआ है कि बच्चों की मानसिक जरूरतें उन्हें दृश्य माध्यमों की तरफ खींचकर ले गई हैं। टीवी और मोबाइल पर आने वाले बच्चों के कार्यक्रमों की कहानियों, उनके अजीबोगरीब चरित्र और कारनामों ने बच्चों की रोमांच प्रियता को कुछ हद तक खुराक तो जरूर दिया है, लेकिन यह परिवर्तन बच्चों को निरंतर अकेला कर रहा है। उनके भीतर के पारिवारिक और सामूहिकता के संस्कारों का निरंतर क्षरण हो रहा है। माध्यम जो भी हो, बच्चों की दिलचस्पी इन काल्पनिक कहानियों में आज तक बनी हुई है, आगे भी बनी रहेगी। इस तथ्य को समझकर दुनिया भर के मनोवैज्ञानिक किस्सों की मौखिक परंपरा का विकल्प खोजने के लिए चिंतित हैं। यह माना जा रहा है कि स्वस्थ विकल्प किताबें ही हैं। बच्चों के मानसिक और सामुदायिक विकास तथा उनमें कल्पना शक्ति की उर्वरता में बाल कहानियों की महत्ता को देखते हुए यूरोपीय देशों में किस्सागोई की पाठ्य परंपरा को जीवित रखने के प्रयास हो रहे हैं। योजनाबद्ध तरीके से बच्चों के लिए किताबें और कॉमिक्स लिखे और कम कीमत पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एशिया में बाल साहित्य पर सर्वाधिक ध्यान देने वाले देशों में जापान और चीन है। भारत में मौखिक कथा वाचन की सुदीर्घ परंपरा की वजह से बाल साहित्य के लेखन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। कथाओं के माध्यम से बच्चों के शिक्षण और चरित्र निर्माण के उद्देश्य से 1957 में के शंकर पिल्लई द्वारा चिल्ड्रेन बुक ट्रस्ट की स्थापना एक दूरदर्शी कदम था। पिछले 6 दशकों में इस ट्रस्ट ने बच्चों के लिए देश की मुख्य भाषाओं में पौराणिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक कथाओं की हजारों पुस्तकें प्रकाशित की हैं। पत्र-पत्रिकाओं की छिटफुट कथाओं और कविताओं की बात छोड़ दे तो हिंदी में बाल साहित्य के लेखकों की संख्या नगण्य ही है। बच्चों के लिए जो किताबें लिखी भी गई हैं, कारगर वितरण व्यवस्था और पुस्तकालयों के अभाव में उनकी पहुंच ज्यादा बच्चों तक नहीं हो सकी है। बच्चों को टीवी, वीडियो गेम, मोबाइल जैसे बीमार और अकेला कर देने वाले माध्यमों से काटकर उन्हें किताबों की तरफ मोड़ने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बच्चों के माँ-बाप और परिवार के सदस्यों की होगी। वे खुद उदाहरण उपस्थित करेंगे तभी बच्चे उनका अनुकरण करेंगे। इस लक्ष्य की प्राप्ति में केंद्र और राज्य सरकारों तथा लेखकों के समन्वित प्रयासों की भी आवश्यकता है। चिल्ड्रेन बुक ट्रस्ट, नेशनल बुक ट्रस्ट और साहित्य अकादमी जैसी संस्थाओं को इस तरह मजबूत किए जाने की जरूरत है कि वे देश के स्तरीय लेखकों की टीम बनाकर बच्चों के लिए स्तरीय साहित्य की न सिर्फ रचना कराएं, बल्कि उन किताबों को सस्ते दामों में गांवों और शहरों के स्कूलों, पुस्तकालयों और बुक स्टॉलों तक पहुंचा दें। बच्चे अगर हमारी भावी सभ्यता और संस्कृति की बुनियाद हैं,
तो एक स्वस्थ समाज की रचना के लिए बुनियाद को मजबूत करने पर भी ध्यान देने की जरूरत है। यह लेख आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।